अब आ जाते हैं हम इम्पल्स में। ये आपका नया टॉपिक है, ठीक है, और बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा टफ नहीं है वो टॉपिक, ठीक है। यहां देखो देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर मैं एक फोर्स लगाऊं, क्या लगाऊं, फोर्स लगाऊं, तो वो फोर्स क्या क्या कर सकता था, हमने ये पढ़ रखा था। वो फोर्स इस रेस्ट वाली बॉडी को किस में ला सकता था, मोशन में ला सकता था, है कि नहीं, ला सकता है कि नहीं ला सकता, मोशन में ला सकता है डेफिनेटली, ठीक है। वो क्या कर सकता, अगर कोई बॉडी मोशन में चल रही है उसको क्या ला सकता है, अगर उल्टा लगाओगे फोर्स को कैसे लाएगा, रेस्ट पे लाएगा। ये बात समझ में आ गई, इतनी चीज क्लियर है। व्हाट इफ मैं बोल रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव है, मान लो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, और मैंने इस पे एक फोर्स लगाया, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, तो अब क्या होगा आपके हिसाब से बताओ, स्पीड बढ़ जाएगी डेफिनेटली, 30 मीटर पर सेकंड कुछ बढ़ जाएगा, 30 प्लस एक्स बोल देता हूं इसको मैं, फिलहाल इसको मिटा देते हैं हम, क्या हो जाएगा 30 प्लस एक्स मीटर पर सेकंड। ये बात समझ में आती है, इतनी चीज क्लियर है, ठीक है। जब मैंने कितना का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का। अब यहां तक भी ना हमने सिर्फ फोर्स की बात करी थी, हमने कभी ये बात नहीं करी थी कि ये फोर्स कितने ड्यूरेशन के लिए लग रहा है। समझ में क्या बोला मैंने, ये फोर्स कितने ड्यूरेशन के लग रहा है। व्हाट इफ कि यही जो फोर्स है ना, मैं इसको 2 सेकंड के लिए लगाऊं, किसके लिए लगाऊं, 2 सेकंड के लिए, ठीक है। मैं ये टाइम ले रहा हूं, हाँ इधर टाइम कितना है, 2 सेकंड। तो आपको नहीं लगता कि ये जो स्पीड है ये थोड़ी और ज्यादा बढ़ जानी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, क्या बोला मैंने, समझ में आया। सपोज करो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, क्योंकि फ्रिक्शन अभी कंसीडर नहीं कर रहे हम, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, उसमें एक व्हीकल है, और उस व्हीकल को एक तो बंदा है ऐसा है कि ऐसे धक्का दे रहा है, गाड़ी आगे जा रही है। व्हाट इफ कि वो धक्का देते रहे उसके साथ साथ, तो आपको नहीं लगता उसकी स्पीड विद टाइम क्या होगी, थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहेगी, बढ़ते रहेगी, बढ़ते रहेगी, बढ़ते रहेगी। तो इसी को इंपल्स बोलते हैं, जब आप कोई एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स किसी एक टाइम ड्यूरेशन के लिए लगाते हो, उसको क्या बोल देते हैं फिर हम, एक नई क्वांटिटी बन जाती है, क्या बोला जाता है उसको, इंपल्स। समझ में आया, क्या बोलते हैं उसको हम, इंपल्स। तो इंपल्स है क्या, कुछ नहीं है, बस फोर्स इनटू डेल्टा टी। कितने टाइम के लिए आपने एक फोर्स लगाया है उसी को क्या बोलेंगे हम, इंपल्स। ये बात समझ में आ गई। तो किसी किसी क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा कि ये फोर्स लग रहा है और इतने टाइम तक लग रहा है, तो आप समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहा है, इंपल्स की बात कर रहा है। समझ में आया, ये चीज क्लियर है, ठीक है। ऑल्दो इन रियल लाइफ हम ऐसा नहीं देखते, क्योंकि रियल लाइफ में क्या होता है, फ्रिक्शन आ जाता है। जैसे मान लो कोई गाड़ी है, गाड़ी में आप धक्का दे रहे हो कंटिन्यूसली, तो गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ रही, क्योंकि फ्रिक्शन वहां से अपोज भी तो कर रहा है। लेकिन एक बार आप सरफेसलेस, मतलब सरफेस को फ्रिक्शनलेस बना के देखो, फिर आपका फोर्स उसको एक्सेलरेट करता रहेगा। समझ में आई कि नहीं आई, इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर, सबको क्लियर है इतनी चीज, ठीक है। तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या बना ये बताओ, इंपल्स का फॉर्मूला है, इंपल्स को फिर से जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जे, एफ इंटू में डेल्टा टी, दिस इज नोन एज इंपल्स, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है सबको, ठीक है। अब क्या मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता था, मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था उस क्लास में, याद है कि नहीं, वो तो फर्स्ट लॉ है। न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता था कि भैया जितनी जल्दी मोमेंटम चेंज होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। ऐसी कुछ बात करी थी कि नहीं, हमने करी थी ना, जब मैंने आपको 2 बंदों का एग्जांपल ट्रेन में बैठ के, ठीक है, हाँ ठीक है, समझ में। अगर आपका मोमेंटम बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज होने का मतलब आपकी वेलोसिटी में एक सडन चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब आपके पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, बहुत ज्यादा। जहां पे मैंने एक एग्जांपल ये भी दिया था कि कभी आप एक सख्त हार्ड सरफेस में गिरते हो तो बहुत ज्यादा चोट लगती है, क्यों लगती है, क्योंकि आपके पास कुछ वेलोसिटी होता है और वेलोसिटी एकदम से जीरो हो जाती है। तो जब भी वेलोसिटी एकदम से चेंज हो जाएगी तो वो सारा चेंज एक साथ आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसी को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते थे, F इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, सही है, ऐसे लिखते थे। चेंज इन मोमेंटम और चेंज इन टाइम, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एक केस स्टडी से समझे, ठीक है, केस स्टडी क्या है, अगर एक व्हीकल है, ठीक है, ये व्हीकल चल रहा है मान लो किसी एक स्पीड से 30 मीटर पर सेकंड से, किससे चल रहा है, 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। अब पीछे से एक ट्रक आया, ठीक है, ट्रक, अब ट्रक ने इसको क्या कर दिया, कोलाइड, ठोक दिया इसको, ठीक है, टक्कर मार दी, तो क्या आपको लगता है 30 से ही चलेगा, नहीं चलेगा, इसकी स्पीड एकदम से बढ़ जाएगी। वो स्पीड बढ़ी किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। तो इसकी स्पीड मान लो अब होगी सीधे 100, कितनी होगी, 100 मीटर पर सेकंड होगी। तो किस में चेंज आया बताओ, क्या वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, u कितना था, 30 था, v कितना था, 100 था, तो 30 से 100 कैसे पहुंचा, वो किसी एक फोर्स की वजह से, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो वेलोसिटी में चेंज आना मतलब किस में चेंज आना, किस में चेंज आना, मोमेंटम में चेंज आना। अगर मैं पहले का मोमेंटम फाइंड आउट करूं, जैसे मान लो ये गाड़ी का वजन 100 kg था, तो वजन तो बाद में भी 100 kg ही रहेगा, तो पहले वाला मोमेंटम कितना होगा,
P1 बोल देते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, यही होगा ना। कितना होगा, कितना 100 है और कितनी वेलोसिटी थी 30, कितना आ गया बताओ 300। बाद वाला मोमेंटम निकालो तो P कितना आएगा बताओ फिर से, मस कितना है 100, कितना आगा तो कितना आ गया 10,000। तो भैया किस में चेंज आ गया, P1 और P2 में। तो ये जो मोमेंटम में चेंज आया ये किसकी वजह से आया, फोर्स की वजह से। तो इतना तो क्लियर है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगता है तो वो फोर्स उसका किस चीज को चेंज कर देता है, उसके मोमेंटम को चेंज कर देता है। मोमेंटम को चेंज करना मतलब उसकी वेलोसिटी को चेंज करना, ये बात समझ में आया। अब ये फोर्स जितना क्विकली लगेगा उतना ज्यादा चेंज आएगा। क्या बोला मैंने, समझ में आया, क्या बोला समझ में आया। एक है कि ये ट्रक धीरे धीरे इसको ठोक रहा है, जैसे मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन भी आता है बहुत ज्यादा, ठीक है। कभी भी आपको वो मिले, ऑप्शन मिले कि आपको ना एक कार बनानी है जिसका बैक और फ्रंट, एक तो ऐसा है कि वो ऐसा बनाना है कि वो कंपल्ड हो जाए, क्या हो जाए, कंपल्ड हो जाए। एक तो ये चॉइस है, कंपल्ड मतलब कि जैसे ट्रक ठोके तो पिचक जाए, एक चॉइस तो ये है आपके पास। और एक चॉइस है कि नहीं, आप जो गाड़ी बना रहे हो बहुत हार्ड बना रहे हो कि ट्रक ठोकेगा तो भैया पिचकनी नहीं चाहिए। बताओ कौन सी गाड़ी ज्यादा सेफ है। हाँ, जो पिचक जाए वाली गाड़ी ज्यादा सेफ है एज कंपेयर टू जो हार्ड है, क्योंकि जब गाड़ी अगर हार्ड होगी ना तो क्या होगा बताओ, सारा का सारा मोमेंटम एक साथ ट्रांसफर हो जाएगा, सारा फोर्स आया ऐसा लग गया। ऑन दी अदर हैंड अगर गाड़ी क्रम्पल्ड हो सकती होगी तो जैसे ही वो फोर्स लगेगा तो गाड़ी पहले थोड़ी देर क्या होगी, क्रम्पल्ड होगी, तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा क्या मिल जाएगा, क्रम्पल हो जाए तो नहीं, तो बीच का तो पोर्शन स्ट्रांग बनाना है ना, खाली आगे और पीछे थोड़ा सा कुशन देना है कि थोड़ा सा वो कंप्रेस्ड हो जाए, जब तक फोर्स को क्या मिल जाए, थोड़ा सा टाइम मिल जाए, थोड़ा सा कम हो जाए। हाँ एग्जैक्टली आपको थोड़ा सा टाइम दे देना है फोर्स को क्या करने के लिए, बटने के लिए। जैसे ही टाइम आप बढ़ा दोगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही पढ़ा था हमने। तो फोर्स किस पे डिपेंड करता है, अगर मोमेंटम में ज्यादा चेंज होगा तो फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। और यही डेली लाइफ में हम देखते भी है। तभी मैंने बोला था कि जब भी आप किसी गद्देदार सरफेस में गिरते हो, जैसे कोई मिट्टी हो गया या फिर कोई गद्दा हो गया, उसमें आपको चोट नहीं लगती। क्यों, क्योंकि जब आप गिरते हो तो गद्दा थोड़ा सा पिचकता है, तो वो पिचकना आपको थोड़ा सा टाइम दे देता है और फोर्स बट जाता है, एक साथ सारा फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ता। ये बात समझ में आ गई, हाँ ट्रैम्पोलिन जैसे, वेरी गुड, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में ये पढ़ा था कि फोर्स डिपेंड करता है किसमें, चेंज इन मोमेंटम में चेंज इन टाइम। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज समझ में आ गई। अब मेरे को एक बात बताओ, ये टाइम को मैं यहां ले सकता हूं, तो एफ डेल्टा टी इक्वल टू क्या जाएगा, डेल्टा पी। सही है, सही है, ये चीज सही है। अब एफ डेल्टा टी तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, कुछ होता है, क्या होता है, क्या होता है, इंपल्स होता है कि नहीं होता, इंपल्स। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि ये क्वांटिटी क्या है, ये तो इंपल्स है। तो मैं बोल सकता हूं कि इंपल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम। मतलब किसी भी गाड़ी में अगर आपने इंपल्स लगाया, इंपल्स मतलब एक फोर्स लगाया कुछ सर्टेन टाइम पीरियड तक, तो उसके मोमेंटम में क्या आएगा, डेफिनेटली चेंज आएगा। जो कि मैंने पहला एग्जांपल दिया था कि किसी गाड़ी में कोई कंटिन्यूसली धक्का देते जा रहा है, तो फोर्स भी है टाइम भी है, तो वो फोर्स टाइम के साथ बढ़ता जाएगा और उसकी वेलोसिटी में चेंज, अब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो किसमें चेंज आएगा, मोमेंटम में। तो आपको दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। वो दो फॉर्मूले क्या हैं ये बताओ, बोलो जल्दी बोलो, क्या है फॉर्मूले वो, ठीक है। तो सबसे पहले इंपल्स, व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड इट इज नोन एज इंपल्स। और इंपल्स को हम डिपेंड करते हैं जे से, और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एफ डेल्टा टी, एफ डेल्टा टी, ठीक है। ये हो गया आपका एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, याद रख लेते हैं। उसके अलावा एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, वो क्या है कि भैया एफ डेल्टा टी किसके बराबर होता है, बोलो, मोमेंटम। तो जे इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा पी, ठीक है। तो इंपल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर। जब भी आप किसी भी बॉडी पे इंपल्स लगाओगे तो उसका मोमेंटम चेंज होगा ही होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होगी होगी, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब आपके जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो सीखी न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। ये वाला पेज पूरा पढ़ के आ जाना 69, ठीक है। तो मैं आपको हल्का फुल्का एक बार रिकैप करा देता हूँ किसका, इंपल्स का, ठीक है। इंपल्स बेसिकली था जब भी कोई एक फोर्स, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स या कैसा भी फोर्स क्या लगता है, कुछ एक टाइम ड्यूरेशन के लगता है, उसी को क्या बोलते थे हम, इंपल्स। इंपल्स को डिनोट किया जाता था जे से, जिसका फॉर्मूला था एफ डेल्टा टी, क्या था, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। और हमने ये भी पढ़ा था कि कभी भी किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगता है कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो या तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है या उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम उनकी इसकी वेलोसिटी में क्या आ गया, चेंज आ गया। अगर वेलोसिटी में चेंज आ गया तो किसी एक और क्वांटिटी में चेंज आता है, जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम। किसमें चेंज आ जाता है, मोमेंटम। क्योंकि हमने न्यूटन के सेकंड लॉ से पढ़ा था एफ इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, यही होता है। तो एफ डेल्टा टी क्या हो जाएगा आपके पास,
डेल्टा पी। तो मतलब जे इक्वल टू किसके बराबर हो गया, डेल्टा पी। क्या ये बात समझ में आती है? तो इम्पल्स फोर्स इंटू टाइम भी होता है, इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम भी होता है। ये दोनों ही फॉर्मूले के इस्तेमाल से जितने भी क्वेश्चन करने हैं वो इन्हीं से करने हैं हमको मैक्सिमम। ठीक है, कौन से दो फॉर्मूला है पता चला? बताओ फॉर्मूला जल्दी बताओ। पहला इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, एफ डेल्टा टी। दूसरा फॉर्मूला क्या है, हाँ, जे इक्वल टू डेल्टा पी। और डेल्टा पी को हम लिखते हैं एम वी माइनस एम यू। तो एम कॉमन निकाल के आप कर सकते हो वी माइनस यू। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, इतनी चीज क्लियर है। चलो तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम। एक क्रिकेट बॉल है कितने ग्राम की, मास है कितना 150 ग्राम। तो डेफिनेटली इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 1000 से डिवाइड क्या आ जाएगा बताओ, 0 से 0 कट जाएगा, क्या जाएगा 0.15 केजी। इतना आ गया मास। ठीक, इस मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो बॉल है कितनी वेलोसिटी जा रही है, ये 12 मीटर पर सेकेंड। एंड इज हिट बाय अ बैट, और यहाँ पे एक बैट है, ठीक है, इस तरीके से एक बैट है मान लेते हैं। ठीक है, ये बॉल आके इस पर टकराई होगी, और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी होगी चेंज। अब ये कितने से आ रही है बताओ, 20 मीटर पर सेकेंड। तो समझ में आ रहा है, एक बॉलर ने बॉल फेंकी है, कितने कितने स्पीड से आ रही थी बॉल, 12 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, और कितने से आ रही है 20 मीटर पर सेकंड। दो वेलोसिटी दी है, तो एक हो जाएगी इनिशियल, एक हो जाएगी फाइनल। तो u मान लेते हैं कितनी है हमारे पास 12, तो v कितनी हो जाएगी माइनस का 20। ध्यान रखना क्या होगी, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में इधर वाला वेक्टर नेगेटिव वेक्टर होता है। एक वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव है तो एक वेलोसिटी डायरेक्शन नेगेटिव है, डायरेक्शन का हमको माइनस लेना पड़ेगा। अगर आप वेक्टर फॉर्म में प्रॉपर लिखना चाहो तो इस वाले को हम बोलते थे आई, इस वाले को क्या बोलते थे माइनस आई। तो ये जो 12 होगा ये 12 आई कैप होगा, दूसरा क्या होगा माइनस 12 आई कैप। समझ में आया, पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो समझ में आएगी नहीं, बस नहीं, हमें केवल मैग्नीट्यूड निकालना है। बस ये ध्यान रखना, जब भी वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज होती है वर्टिकली अपोजिट हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, वेक्टर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। आगे हमको क्या दे रखा है, द फोर्स ऑफ द ब्लो एक्ट फॉर 0.01 सेकेंड। मतलब जो बैट ने इस बॉल पे ब्लो लगाया, मतलब इसको धक्का मारा, वो कितने टाइम के लिए मांगा, 0.01 सेकेंड के लिए ही आया वो। तो कह रहा है एवरेज फोर्स निकालो। क्या निकालो, एवरेज फोर्स निकालना क्या है हमको, फोर्स निकालना है। ठीक है हमको क्या क्या गिवन है, मास गिवन है 0.15, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, और फाइनल वेलोसिटी। देखो हम लगा सकते हैं फोर्स का सेकेंड लॉ का, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है बताओ, एफ इक्वल टू क्या था बताओ, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यही था, सही है। और एफ डेल्टा पी क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बताओ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ऐसे ही करते हैं ना, अभी मैं पूरी डिटेल में लिख रहा हूँ, लेकिन इतने डिटेल में लिखने की जरूरत है नहीं। नीचे क्या डेल्टा टी। फाइनल मोमेंटम मतलब क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। और जब भी हम फाइनल मोमेंटम की बात करें तो कौन सी वेलोसिटी लिखेंगे हम, फाइनल वेलोसिटी। समझ में आया, सबको क्लियर है। तो फाइनल मोमेंटम की जगह आएगा एम वी, और इनिशियल मोमेंटम की जगह क्या जाएगा एम यू, क्योंकि इनिशियल में यू आएगा, नीचे क्या आएगा डेल्टा टी। तो क्या आपको सबकी वैल्यू गिवन है, बिल्कुल गिवन है। पहले एम कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, वी माइनस यू अपॉन में डेल्टा टी। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ भी लिखा था एक तरीके से। तो एफ क्या जाएगा, मास कितना है बताओ, पास 0.15, वी कितना है आपके पास बताओ, माइनस का 20 माइनस का 12, कितने टाइम के लिए लगा था 0.01। तो एफ कितना आ जाएगा आपके पास बताओ, 0.15 मल्टीप्लाई में माइनस का 32 अपॉन में 0.01। पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 आ जाएगा, पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो आपका फोर्स आ जाएगा 15 इंटू में 32, वो भी माइनस का, इसको मल्टीप्लाई कर देना। क्या आंसर आ रहा है कह रहे हो, -480। हाँ तो इतना फोर्स लगेगा, माइनस का 480 न्यूटन। ठीक है, अब अगर आंसर में माइनस नहीं दे रखा तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, आंसर यही है। सबको क्लियर हुआ कैसे कैसे निकाला हमने, चेंज इन मोमेंटम बाई चेंज इन टाइम। मतलब इतने फोर्स ने इस बॉल का मोमेंटम को चेंज किया, 12 से रहता 20 से भेज दिया। सेकंड क्वेश्चन में चलता है इसके। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, अ हैमर वेइंग 1 kg मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। एक हैमर, हैमर मतलब होता है हथौड़ा, तो बेसिकली एक हथौड़ा है, और कितने kg का ये 1 kg का हथौड़ा है।
ठीक है। मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, मतलब ये नीचे की तरफ आ रहा है कितने की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। स्ट्राइक्स द हेड ऑफ ए नील, मतलब एक नीचे क्या है, एक कील है, क्या है, कील, नेल है, ठीक है। ड्राइविंग इट 10 सेंटीमीटर इनटू द वॉल। अब मैंने थोड़ा सा उल्टा बना दिया डायग्राम, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, कैसा होना चाहिए था ये, क्योंकि पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं था। मान लेते एक वॉल है, ये दिस इज द वॉल, ठीक है। 3D में वॉल इस तरह से बना देता हूँ मैं, और यहाँ पे आप एक कील ठोकना चाह रहे हो, क्या ठोकना चाह रहे हो, कील ठोकना चाह रहे हो। तो आपके पास एक हथौड़ा है, कितने केजी का हथौड़ा है, 1 केजी का, और इसको आपने आगे फेंका, मतलब आगे मारा, कितने की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से, सही है। जैसे ये कील पे टकराएगा, कील अंदर घुस गई, कील क्या कर गई, अंदर घुस गई, कितना, यहां से कितना अंदर घुस गई, कितना बोल के, 10 सेंटीमीटर अंदर घुस गई, ठीक है। ये चीज आपको गिवन है। पहला आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इम्पैक्ट, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द इम्पैक्ट, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। देखो एक्सेलरेशन निकलेगा तो हथौड़े का निकल सकता है, कील का निकल ही नहीं सकता, क्योंकि हथौड़े की वेलोसिटी गिवन है, हथौड़े की वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। कैसे निकलेगा बताओ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, कितने से आप फेंक रहे हो उसको, 10 मीटर पर सेकंड, सही है। लेकिन जैसे ही उससे टकराएगा तो वहीं पे रुक जाएगा वो, तो v जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये गिवन है, ये चीज समझ में आई। और कुछ गिवन है हमें, नहीं डिस्टेंस नहीं गिवन मेरे को। इसको मैंने दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, x के बनना है हमें 10 सेंटीमीटर, एक्सेलरेशन निकालनी है तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अरे तो मोमेंट स्पीड को कैरी करेगी, देखो हाँ ये बिल्कुल सही है, सही है। देखो मैं बताता हूँ, देखो जब ये 10 मीटर पर सेकंड से हथौड़ा इस कील पे पड़ेगा, तो इस कील पे भी कितनी वेलोसिटी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड की, सही है कि नहीं है, क्योंकि सारा इसने स्पीड ट्रांसफर कर दी ना, मोमेंटम सारा ट्रांसफर कर दिया इस पे, है कि नहीं, एकदम से स्पीड आ गई कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन जैसे जैसे ये अंदर की तरफ जाती रहेगी वैसे इसकी स्पीड क्या होती रहेगी, कम। तो ये सारा का सारा हम किसके लिए निकाल लेते हैं, नेल के लिए निकाल लेते हैं। किसके लिए निकालते हैं, नेल। इसके लिए क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि इसके लिए मेरे को डिस्टेंस कुछ गिवन नहीं, लेकिन नेल के लिए मेरे को गिवन है। नेल के लिए एस क्या है बताओ, 10 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा बताओ, 0.01 मीटर, सही है। ये बात समझ में आ गई। तो अब मैं लगा सकता हूँ कौन सा वाला फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। नेल का फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी मिली होगी इसको, 10 का स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा 2, a मेरे को निकालना है, s कितना आया था 0.01, तो क्या आएगा बताओ, -10 इंटू में 10 अपॉन में 2 इंटू में 0.01 इक्वल टू में a। सो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 100 इंटू में 100, क्योंकि ये पॉइंट हटेगा, अपॉन में 2 माइनस का कितना जाएगा, 2 से कटेगा 2 5 10, तो कितना जाएगा माइनस का 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही आ रहा है कि नहीं, या गलत है ये 500 आता है। एक जीरो कहाँ गड़बड़ हो रही है हमारी, ये 0.1, अच्छा 0.1 आएगा ना, यहाँ पे गड़बड़ 0.1 मीटर आएगा ये, ठीक है। मीटर सेंटीमीटर गड़बड़ कर दिया मैंने, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे 10 आएगा तो 5 आएगा, तो 500 आ जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 500। इसके बाद क्या बोलता है, अच्छा सेकंड पार्ट है द टाइम इंटरवल ऑफ द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का क्या निकालो, टाइम इंटरवल, ठीक है। कैसे निकलेगा टाइम इंटरवल बताओ, v इक्वल टू यू प्लस 80। तो v कितना है 0 है, u कितना है मेरे पास 10 है, प्लस का a कितना आया माइनस का 500 इंटू में t, तो माइनस का 10 अपॉन में माइनस का 500 इक्वल टू में t, 0 से 0 कट जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 अपॉन में 50 इक्वल टू क्या जाएगा t, क्या आएगा 0.02, ये आ जाएगा आपके पास। इतना टाइम इंटरवल लगा था, ठीक है। तीसरा में निकालना है इम्पल्स, क्या निकालना है इम्पल्स। तो तीसरा इम्पल्स निकालने के लिए किस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं बताओ, एफ डेल्टा टी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इम्पल्स के लिए सीधे लगा देंगे हम कौन सा, एफ डेल्टा टी। अब फोर्स मेरे को गिवन नहीं, लेकिन फोर्स को मैं एम ए तो लिख सकता हूँ, है ना, एम ए तो लिख सकता हूँ। अब हथौड़े का मास कितना है बताओ, एक, कितना एक्सेलरेशन लगा रहा है वो 0.02, सही है। और कितने टाइम के लिए लगाया था, अच्छा एक्सेलरेशन ये थोड़ी ना था, एक्सेलरेशन तो ये था ना,
दोबारा से 1 एक्सेलरेशन आपका कितना 500 और कितने टाइम के लिए लगाया 0.02 पॉइंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा 100 से 100 कटेगा 5 टू 10 होता है तो 10 आ जाएगा आंसर और इसकी यूनिट होगी न्यूटन सेकंड। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है 2 बिलियर्ड बॉल्स ऑफ 50 ग्राम मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकंड कोलाइड एंड रीबाउंड विद द सेम स्पीड। बिलियर्ड बॉल सबको पता है बेसिकली स्नूकर एक गेम होती है याद है ना जिसमें डंडे से लेके मारते हैं ऐसे करके जिसमें 4 यहाँ पे होते हैं गड्ढे होते हैं अच्छा बीच में भी होते हैं हाँ चलो बीच में भी होते हैं ठीक है और यहाँ पे 2 बॉल आ रही हैं एक दूसरे की तरफ क्या आ रही है एक दूसरे की तरफ आ रही है कितने की स्पीड से कोलाइड करके आ चुकी है हाँ 2 बिलियर्ड बॉल ऑफ 50 ग्राम मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ कोलाइड एंड रीबाउंड पहले कोलाइड करिए फिर रीबाउंड करिए तो पहले कितने से आ रही है 16 मीटर पर सेकंड उसके बाद ये टकराई होंगी यह टकराना हो गया ठीक है टकराना और टकराने के बाद वापस क्या होगी होंगी अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगी ट्रैवल कर देंगी ठीक है कितने की स्पीड से जितने की स्पीड से आ रही थी 16 मीटर पर सेकंड एक मिनट अपोजिट डायरेक्शन ये ऐसे नहीं रहेगी पहले आएंगी तो लेकिन इसमें जा रही है फिर दीवार पे लग के फिर आ रही है कुछ नहीं लिखा है उसमें लिखा हुआ है 2 बिलियर्ड बॉल्स ऑफ मास 50 ग्राम मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस विद अ स्पीड ऑफ 16 कोलाइड एंड रीबाउंड क्या ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है बिल्कुल है ठीक है तभी तो स्पीड एक्सचेंज होगी अगर आप यहाँ से टकराओगे यहाँ से टकराओगे तो अलग हो जाएगा ना इन दोनों का मोमेंटम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाता है बेसिकली हो गया है ठीक है वट इज द इम्पल्स इम्पार्टेड बाई ईच बॉल टू दी अदर कितना इम्पल्स ट्रांसफर होगा एक बॉल का दूसरे बॉल के साथ ठीक है अच्छा इसका मास भी दे रखा है हमको कितना मास दे रखा है 50 ग्राम ठीक है ये चीज समझ में आ गई तो देखो यहाँ पे लिख देता है मास एक ही बॉल का हम कंसिडर करेंगे क्योंकि एक बॉल दूसरे पे जितना फोर्स लगाएगा दूसरा भी उस पे ही उतना क्या लगाएगा फोर्स लगाएगा ये हमने पढ़ रखा है कौन सा लॉ है ये न्यूटन का थर्ड लॉ है कि भैया ए पे जो फोर्स लगाता है बी वही बी पे क्या लगाता है ए लगाता है ठीक है न्यूटन का थर्ड लॉ वाला है तो एक बॉल का निकालेंगे केवल हम उसका मास कितना है बताओ 50 ग्राम उसको केजी करने के लिए क्या करेंगे 50/1000 क्या आ जाएगा बताओ ये 0.050 यही आएगा केजी ठीक है इतनी चीज समझ में आ गई ठीक इतनी चीज क्लियर है कितने की स्पीड से जा रही थी बताने जरा यू कितना होगा 16 मीटर पर सेकंड सही है टकराया फिर वापस आया कितने की स्पीड से माइनस का 16 मीटर पर सेकंड वेरी गुड इस बार तो दिमाग लगा लिया तुमने ठीक है क्योंकि गया भी 16 से आया भी 16 से तो इस बार डायरेक्शन चेंज हो गई तो वेलोसिटी माइनस में आ जाएगी बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है ठीक है एग्जैक्टली सारी चीजें सेम है अब हमको क्या निकालना था इम्पल्स तो इम्पल्स का फॉर्मूला था अब देखो अगर इसमें आप फोर्स वाला फॉर्मूला लगाओगे तो फोर्स वाले में तो टाइम भी लगेगा तो मैं कौन सा वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर दूंगा सेकंड वाले इम्पल्स क्या होता है किसके बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम ये मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है अरे एक ही तो बात है यार उसी से तो ड्राइव हुआ है वो फॉर्मूला अब डायरेक्टली वो यूज कर लो कोई दिक्कत नहीं मुझे चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा बताओ फाइनल मोमेंटम क्या होता है mv इनिशियल मोमेंटम क्या होता है mu अब वही तो आएगा mv माइनस u वही तो बन की बात ठीक है तो कितना वहां से बताओ 0.050 v कितना है बताओ -16 इसको सॉल्व कर दो क्या जाएगा 0.050 इंटू में माइनस का 32 ठीक है पॉइंट हटाओगे 3 जीरो आ जाएंगी वैसे 3 जीरो नीचे लेके चल सकते थे हम तो जे आपके पास आएगा 0 से 0 का जाएगा 5 2 10 2 0 हो जाएगा 2 16 आ जाएगा 1.6 आ जाएगा इम्पल्स माइनस का 1.6 और इम्पल्स को मैं फिर से यहाँ लिख दूंगा न्यूटन सेकंड अच्छा न्यूटन सेकंड अगर एक बॉल दूसरे बॉल पे इतना इम्पल्स लगा रही है तो दूसरे बॉल पे पहले बॉल पे इतना ही इम्पल्स लगाएगी तो मैं सीधे सीधे बोल दूंगा सिमिलरली फॉर सेकंड बॉल के लिए भी इम्पल्स ही होगा बस प्लस का होगा ठीक है क्योंकि वो इधर को लगा रहा होगा इधर को लगा रहा होगा चलो आखिरी क्वेश्चन बचा है इसका हमको हमारे पास इम्पल्स वाले टॉपिक का फोर्थ क्वेश्चन वो बोला मशीन गन ठीक है मशीन गन सबको पता है ना अब मेरे को फिर से गन बननी नहीं आती नहीं है तो ऐसे एडजस्ट करना इसमें क्या होती है बहुत सारी वो लगी होती है क्या बोलते हैं हाँ एमओ ऐसा करके ठीक है ठीक है तो इस तरह की मशीन गन है ठीक है अब मशीन गन है मास ऑफ 20 kg इस मशीन गन का मास कितना है ठीक है अब ध्यान रखना ये किसका है गन का है मास mg लिख देंगे इसको 20 kg ठीक है फायर्स अ बुलेट 30 ग्राम इसमें से जो बुलेट निकलेगी उसका वजन कितना है
30 ग्राम, तो मैं लिख दूंगा मास ऑफ बुलेट 30 ग्राम, उसको मैं लिख दूंगा 30/1000 केजी में बनाना पड़ेगा। ठीक है, एट द रेट ऑफ 400 बुलेट पर सेकेंड, मतलब इसमें से जो बुलेट निकल रही हैं वो कितनी निकल रही हैं, 1 सेकंड में 400 बुलेट निकल रही हैं। ठीक है, मतलब बहुत स्पीड से भगा रहा है वो, टक 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 ऐसे करके ना। ठीक है, तो 400 बुलेट निकाल दे रहा है 1 सेकंड में वो। ठीक, ये आपको गिवन है विद अ स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकंड। ये जो बुलेट निकल भी रही है कितने से निकल रही है, 400 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी गिवन है हमको, वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी बताओ, 400 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बोला व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू द गन टू कीप इन अ पोजीशन, कितना फोर्स गन पे लगाना पड़ेगा कि वो अपनी पोजीशन पे क्या रहे, बरकरार रहे। सर पहले हम इम्पल्स 1 सेकंड निकालेंगे तो इनटू 400 कर देंगे। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा दिमाग लगाया तुमने, शाबाश। देखो होगा ये ना कि जब तुम गन मारोगे तो उससे क्या होगा कि आपके शोल्डर पे क्या आएगा, जो रहेगा, रिकॉइल होता है, सबको पता है ना, कोई भी, हाँ कोई भी राइफल से मारो तो रिकॉइल आता है। अब वो रिकॉइल आप कितना झेल पाओ कि आप इस गन को क्या रख पाओ, उसी पोजीशन पे क्या रखो, बरकरार रखो, वही आपसे पूछ रहा है वो। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो एफ होता है आपका क्या बताओ, ये बुलेट के लिए निकाल रहा हूं हाँ मैं, 4 बुलेट, फोर्स कितना लगा रही होगी बुलेट, बताना जरा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, यही होगा। ठीक है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, बताना जरा मेरे को कितना मोमेंटम चेंज हो रहा होगा। इनिशियली तो बुलेट यहीं पे होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बुलेट की, 0, उसके बाद ही तो फायर करेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना एम वी माइनस एम यू अपॉन में डेल्टा टी, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, पर इसमें एक चीज और ध्यान रखना, क्या कि जो टाइम दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, 1 सेकंड का। 1 सेकंड में कितनी बुलेट मार रहा है वो, 400, तो कितनी बुलेट का मोमेंटम चेंज हो रहा होगा, 400। तो इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा ट्वीक करके आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसको, एन से। समझ में आया, क्योंकि एक ही सेकंड के अंदर आप 400 बुलेट का फोर्स पीछे की तरफ क्या कर रहे होगे, झेल रहे होगे। ये बात क्लियर हुई। देखो अगर मैं ये ना लिखूं और मैं केवल यहाँ पे टाइम की वैल्यू पुट कर दूं कि 1 सेकंड वैल्यू पुट कर दूं, केवल बस क्या किसकी वैल्यू पुट कर दूं, 1 सेकंड की वैल्यू पुट कर दूं, तो क्या ये गलत नहीं होगा, क्योंकि 1 सेकंड में एक ही बुलेट थोड़ी ना जा रही है। 1 सेकंड में मास हम क्या लेंगे बुलेट का, कितना है बताओ, 30 ग्राम। तो क्या मैं एक ही 30 ग्राम लूंगा क्या, नहीं है, मैं तो 400 बुलेट का मास लूंगा ना, क्योंकि 400 बुलेट फायर हुई है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एन से। तो अब बताओ कितनी बुलेट, 400 और एम को बाहर निकालो, कितना था एम को पहले बाहर निकाल लेते हैं, एम वी माइनस यू और डेल्टा टी, टाइम कितना लगा था, 1 सेकंड, तो नीचे तो 1 आ जाएगा। एफ इक्वल टू क्या जाएगा, 400 इंटू में मास, मास ऑफ बुलेट कितना है, 30 अपॉन में 1000, ये रहा केजी कन्वर्ट किया था। ठीक है, इंटू में वी माइनस यू, कितनी वेलोसिटी से था, 400 माइनस 0, नहीं तो यहाँ भी लिखा है 400 माइनस 0। इसको 2 को 2 से काटा, 1 को 1 से काटा, कितना आ गया फोर्स, 4 3 12, 12 इंटू में 400, हाँ तो कितना फोर्स आ गया, 4800 न्यूटन। इतना फोर्स क्या लगेगा, बुलेट को लगेगा, क्या लगेगा, बुलेट को लगेगा। ये बात समझ में आई? सही है। अब मेरे को न्यूटन के तीसरे लॉ से, भैया न्यूटन के तीसरे लॉ से मुझे पता है, ठीक है, क्या नहीं लिया, वी 400 ही, तो क्या कहना चाह रहे हो तुम बताओ तो, नहीं, क्योंकि इनिशियली बुलेट गन के अंदर थी, रेस्ट पे थी, फिर आपने चलाई तो मोमेंटम आपने चेंज किया, तभी तो आपको पीछे चक्कर लगा। अरे तुम समझ नहीं रहे बेटा, अगर बुलेट एक बार बाहर निकल गई और तुम बाहर वाले सिस्टम को वो कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, तो फिर बुलेट इस गन पे फर्क ही क्या पड़ेगा, इस पे क्यों आ रहा है रिकॉइल, फिर बताओ। एक मिनट में सिस्टर जी, रिकॉइल क्यों आ रहा है, समझ में आया? रिकॉइल इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम बुलेट का मोमेंटम चेंज हो जब वो गन के अंदर है। तो अभी ये एक ही सिस्टम का पार्ट था, उस सिस्टम के एक पार्ट को आपने मोमेंटम चेंज किया तो दूसरा भी मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम यही बोलता है। समझ में आएगी नहीं है? तो आप जो बाद वाला बोल रहे हो ना कॉन्सेप्ट, कि एक बार मैंने बुलेट फायर कर दी तो मैं इसको इनिशियल मान लेता हूं और यहाँ पे कहीं रेस्ट बजे इसको भी मान लूंगा, तो वो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर उससे इसका क्या रिलेशन है, वो तो बाहर की बात है। ठीक है, कोई बात नहीं। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता बताओ,
न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज, अगर बुलेट पे फोर्स लगेगा कितना, इफ बुलेट पे फोर्स लगेगा कितना बताओ, 400 न्यूटन, तो गन पे भी कितना लगेगा, माइनस का 400 न्यूटन, अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि एक ही सिस्टम का पार्ट है। अरे 4800, वही 4800 न्यूटन। समझ में आया न्यूटन के थर्ड लॉ से? अगर एक फोर्स वो आगे को लगा रही है बुलेट, तो एक फोर्स पीछे को भी लगाएगी, तभी तो वो आगे जा पा रही है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, हो गया, चलो आगे चले अब हम। ऐसे अगर उस बार दूसरे सिनेरियो को मानेंगे तो गलत होगा। कौन सा? नहीं नहीं, वो अब टीचर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में देखेगा तो दिक्कत आएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी।